हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंट फार्म बिल के बारे में एंड जानेंगे हु इज़ राइट सिंस दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फार्म बिल के बारे में हम जानेंगे, बट उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एमएसपी इज डिफाइंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे CACP बोलते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन कंसल्टेशन विद स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज। एज यूजुअल मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। सो क्वेश्चन ये उठता है कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ऑफ द 3 बिल्स, दिस 3 बिल्स दैट इज रिसेंटली पास बाय द पार्लियामेंट। सो वो 3 बिल हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन बिल, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। मेनली इसमें ये 2 बिल है जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इसकी हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि APMC कब आया और APMC आया क्यों था। सो बेसिकली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मीन्स 1947 से पहले बहुत सारे एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। ट्रेडिशनल टाइप की एग्रीकल्चर हुई करती थी, जहाँ पे जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो ज़मींदार से कुछ पैसे लेते थे अपनी फसल को कल्टीवेट करने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए। एंड अगर वो समय पे अपने पैसे वापस नहीं दे पाते थे तो ज़मींदार उनकी जो ज़मीन है उसे हड़प लेता था, उसे कैप्चर कर लेता था और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करता था। सो इसके बारे से 1928 में एक रॉयल कमीशन आई थी। दैट रॉयल कमीशन पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि उसमें क्या हो रहा है। ज़मींदार वाली प्रॉब्लम को इन्होंने हाईलाइट किया रॉयल कमीशन में। सो ये चीज़ कंटिन्यू रही इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो सरकार लेकर आई APMC, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम APMR एक्ट भी बोलते हैं। सो इस लॉ के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो मंडी सेटअप कर सकती है। APMC एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक मंडी सेटअप कर सकती है जहाँ पे किसान जाके, किसान को किसी और को बेचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कोई ज़मींदारों से एक्सप्लॉइट करे। ये सब प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक मंडी सेटअप की जहाँ पे किसान जाके अपनी फसल को बेच सकता था एंड इन रिटर्न उसे फेयर प्राइस मिल सकता था अपनी फसल के लिए। बट ये वर्क कैसे करता था? सो इसकी वर्किंग समझने के लिए पहले MSP समझ लो कि MSP क्या होता है। MSP का मीनिंग होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो जो फेयर प्राइस जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मंडी के थ्रू किसान को देती थी, वो देती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स MSP। MSP के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट किसान से फसल खरीदती थी एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ प्राइस देती थी जो कि मिनिमम प्राइस उनकी क्रॉप की होती थी। मिनिमम प्राइस जो उन्हें उगाने में और बाकी सब चीज़ हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, ये सब में जो चीज़ खर्च होता था। तो MSP डिफाइन कौन करता है, MSP सेटअप कौन करता है? MSP is set up by the center on the recommendation of Commission for Agriculture Cost and Price. So this is very important for exam point of view. So whenever a farmer grows a crop, तो उसके कुछ कॉस्ट लगते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये उसे स्टडी करती है कि कितने कॉस्ट लग सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो MSP को रिकमेंड करती है। सो MSP बेस्ड किससे होता है? MSP का 3 फॉर्मूला होता है, एक A2 प्लस FL एंड एक होता है C2। सो रिसेंटली अभी जो हम वर्क करते हैं वो A2 प्लस FL के बेसिस पे वर्क करते हैं। सो A2 में सारे कैश कवर होते हैं, मीन्स उसमें जो भी क्रॉप उगाई है किसान ने उसमें उन्हें कितना कॉस्ट आया, ये सब चीज़ A2 में कवर होता है। FL मीन्स फैमिली लेबर इसमें ऐड हो जाता है। लेबर कॉस्ट जो रहती है, फार्मर ने अगर कोई फसल उगाई है तो उसमें कितने लेबर रखे हैं उसे पे करने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दिया जाता है। एंड A2 प्लस FL एंड प्लस रिवेन्यू, मान लो फार्मर की कहीं पे रेंट लेकर उसमें फसल उगा रहा है तो दैट रेंट इज कवर बाय MSP इन C2। सो इससे पहले कि ये तीनों लॉज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में जानें जो किसानों को हो रही है, उससे पहले ये जानते हैं कि ये मंडी सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो ये मंडी सिस्टम जो होता है वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स होते हैं। फार्मर्स, ऐसा नहीं होता कि फार्मर्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली जाके इस मंडी में इंटरेक्ट करे, डायरेक्टली जाके यहाँ पे बेच दिया एंड काम खत्म। यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स होते हैं एंड इन ट्रेडर को लाइसेंस मिला होता है बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सो इन ट्रेडर के पास लाइसेंस होता है और ये ट्रेडर फार्मर से डील करते हैं, ये ट्रेडर्स खरीदते हैं इनका और ये ट्रेडर्स जाके यहाँ पे बेचते हैं। सो ये जो फार्म बिल्स है वो इन्हीं ट्रेडर्स को हटाने की बात कर रहा है। ये किसानों को ऑप्शन दे रहा है कि या तो अपनी जो फसल है वो डायरेक्ट आप मंडी में जाके बेच सकते हो, या फिर जो अपनी फसल है, क्योंकि पहले कहीं और एंड कंज्यूमर को बेचना अलाउड नहीं था बाय फार्मर्स को अपनी जो फसल है वो मंडी पे ही बेचना पड़ता था। तो ये ट्रेडर्स क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को
क्योंकि जो प्रोडक्ट रहता है एग्रीकल्चर, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं रहता, वो एक पेरिसेबल कमोडिटी रहता है। फॉर एग्जांपल टमाटो, तो जो टमाटर है वो ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, तो ट्रेडर्स वेट करते थे कि जब तक वो टमाटर ख़राब ना हो जाए, जब तक वो अच्छे से ख़राब नहीं होता था तब तक ट्रेडर्स वेट करते थे, क्योंकि जब वो ख़राब होने लगता था प्रोडक्ट, तब किसानों से वो कम प्राइस में ख़रीदते थे। सो यहाँ पे जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एक तरीके से किसानों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया था। सो इन ट्रेडर्स को हटाने की बात चल रही है एंड किसानों को ये एक और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात चल रही है कि वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को या फिर बिग कॉरपोरेट्स को अपनी जो फसल है वो बेच सकता है। सो अब ये तीनों लॉज डिस्कस करते हैं कि ये तीनों है क्या और इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब ये सब कुछ इतना अच्छा है तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट। तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है। जो फार्मर है वो डायरेक्ट इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट अपने जो प्रोड्यूस है उसको बेच सकता है आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज। तो पहले क्या होता था, फार्मर्स को एपीएमसी मंडीज के अंदर ही बेचना होता था, अब वो कहीं भी आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज बेच सकता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि अपोजिशन पार्टीज के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, जब एपीएमसी मंडी सेटअप करती थी स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली। सो यहाँ पे जो मंडी सेटअप होती थी और यहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो स्टेट के पास जाता था, बट अब ये पावर दे दी गई है सेंटर को। अब फार्मर कहीं भी इस एपीएमसी मंडीज के आउटसाइड भी बेच सकता है। तो अगर वो बिग कॉरपोरेट्स को अपने फसल को बेचेगा तो उसकी जो रिवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का। सो यहाँ पे पावर दे दी गई है टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द एक्ट। सेकेंड लॉ है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। तो यहाँ पे प्राइस एश्योरेंस की बात की जा रही है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, जहाँ पे जो बिग कॉरपोरेट्स हैं वो डायरेक्टली फार्मर के साथ डील कर सकते हैं कि अगर फार्मर कोई फसल उगाता है तो उस फसल को सिर्फ बिग कॉरपोरेट्स ही खरीदेंगे, फार्मर्स कहीं और नहीं बेच सकते। और उनके बदले में कॉरपोरेट, जो भी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, वो इन्हें फसल भी देंगी, सीड्स प्रोवाइड करेंगी और उसका कॉस्ट भी देंगी और वो फेयर कॉस्ट होगा। बट यहाँ पे ज़मींदार वाली कंडीशन ना बने, इसलिए एक रूल लेकर आया गया है कि जो बिग कॉरपोरेट्स हैं, पहले क्या होता था कि ज़मींदार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे और उनकी ज़मीन को कैप्चर कर लेते थे, बट यहाँ पे चाहे किसी भी कंडीशन में जो बिग कॉरपोरेट्स हैं वो फार्मर्स की ज़मीन को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। अगर फार्मर फसल उगाने में फेल भी हो गया तब भी नहीं। सो इसके लिए एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म बनाया गया है जहाँ पे फार्मर्स और कॉरपोरेट्स आपस में डील कर सकते हैं। बट फार्मर्स की कंसर्न ये है कि मान लो कोई बड़ी कॉरपोरेट्स है, फार्मर, एक इंडिविजुअल फार्मर इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता कि एक बड़ी कॉरपोरेट के साथ एक फेयर प्राइस डील कर सके। मान लो उनकी कोई फसल बहुत ज़्यादा हो गई और कॉरपोरेट्स में उन्हें बहुत कम फसल मिल रही, एंड जो बिग कॉरपोरेट्स हैं वो फार्मर को पुश भी कर सकते हैं कि वो कम प्राइस में उनके साथ डील करें। अब लास्टली बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये एक अमेंडमेंट बिल है, मीन्स ये बिल पहले से एग्जिस्ट करता है। सो ये बात करता है सप्लाई एंड स्टॉक लिमिट के बारे में, रेगुलेट करने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। तो फार्मर्स यहाँ पे इसलिए कंसर्न है क्योंकि ये जो लिमिट है, स्टॉक लिमिट की जो लिमिट है वो हटा दी गई है। अगर वैल्यू चेन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर कोई एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए लिमिट। कंसर्न्स क्या है फार्मर के, जो जेन्युइन कंसर्न है उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंसर्न फार्मर का तो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कोई एश्योरेंस इसमें दिया नहीं गया है, और ये जो बिल है ये एंटी फार्मर, ऐसा फार्मर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो क्रॉप प्राइस को और ज़्यादा रिड्यूस कर देगा एंड अंडरमाइन देयर सीड सिक्योरिटी। क्योंकि देखो, पहले क्या होता था, जब मंडी से फार्मर्स खरीदते थे तो गवर्नमेंट उनको फेयर प्राइस का एश्योरेंस देती थी, बट ऐसा कोई फेयर प्राइस अब एश्योर नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ये बिल जो है वो प्रमोट करेगा कोऑपरेट कंट्रोल को, मीन्स कॉरपोरेट जो है वो कंट्रोल कर सकती है इन इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे फार्मर की कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ जाती है और फार्मर को हमेशा सिक्योरिटी का डर रहेगा। बट इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, मेरे ख्याल से इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाना चाहिए प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए बिटवीन कॉरपोरेट्स एंड फार्मर। और इसका वे फॉरवर्ड ये हो सकता है, सिंस गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं रही है कि वो मंडी वाला सिस्टम फार्मर से छीन ले रही है, गवर्नमेंट एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कर रही है कि मंडी के अलावा अगर फार्मर चाहे तो अपना माल, अपना जो क्रॉप है वो एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली या कॉरपोरेट्स को बेच सकता है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सो दिस इज़ अ ग्रेट डील।
सो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स होने के लिए ये बिल एक स्टेप फॉरवर्ड है। और यहाँ पे फार्मर्स अपनी तरफ से पूरी तरह गलत नहीं है एंड गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी तरह गलत नहीं है। फार्मर्स को पूरी तरह डिमांड नहीं करना चाहिए इस बिल को रिपील करने के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड इस टाइप के रिफॉर्म्स की नीड बहुत लंबे समय से थी। एंड सेकेंडली एंड गवर्नमेंट को भी फार्मर्स के कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं उनके। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देख लो। एमएसपी इज डिफाइंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सो इसका आंसर हो गया 1 ओनली। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।